चलिए दोस्तों, आज हम इस क्लास में जो प्रीवियस ईयर टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न है जो कि केवीएस एनवीएस में बना हुआ है और ईएमआरएस में भी है ना। तो उन सभी को हम करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पे रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि एक शिक्षिका ने अपने छात्र से राज्य में हाल ही की घटनाओं के बारे में समाचार पढ़ने के लिए कहती है। फिर छात्रों को घटनाओं को विभिन्न शासन प्रणाली में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है। इस शिक्षण गतिविधि का उद्देश्य प्रकरण खाली स्थान है। यानी कि यहाँ पर एक शिक्षिका है जो कह रही है अपने छात्र से कि राज्य की जो भी घटना हुई है ना, तो वो समाचार को पढ़ो और उसके बारे में कुछ जो शासन प्रणालियाँ है ना उसके बारे में वर्गीकृत करो। तो यहाँ पर जो शिक्षिका है वो क्या कराना चाह रही है बच्चे से, तो यहाँ पर जो उद्देश्य प्रकरण है ना, वो क्या करा रही है बच्चे को समझाना चाह रही है ना। मतलब कि वो जो हाल ही की घटना है उसके बारे में क्या करा रही है, समझा रही है। ठीक है, दोहराना ये नहीं होगा। अनुसंधान यानी कि अनुसंधान कब कराएगी, जब वो प्रयोगशाला में कुछ खोज कराती तब होता। प्रत्यय स्मरण तो नहीं है ना। देखिए पहले से बच्चे ने पढ़ा नहीं है इसको। ठीक है, अगर पहले से पढ़ा होता तो प्रत्यय स्मरण होता। तो यहाँ पर रिकॉल करने की बात नहीं है, यहाँ पर क्या कर रही है, समझाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए वही दिया हुआ है आंसर में। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है टीजीटी केवीएस 2017 का। देखिए इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि निगेटिव वाले कथन को हमें चुनना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अध्यापन में यह संभावना निहित होती है कि कोई कुछ न कुछ सीखता है। तो देखिए जो टीचिंग है ना, जब हम टीचिंग कराते हैं तो बच्चा जो है वह कुछ न कुछ अवश्य सीखेगा, है ना। तो ये तो सही है। दूसरा है अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता यानी कि जो टीचर है और स्टूडेंट है, ठीक है, के मध्य एक विशेष संबंध होता है। तो ये बात भी सही है। अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त होती है परंतु पर्याप्त नहीं। देखिए ये भी सही है। क्या बोला जा रहा है तीसरे में कि जो टीचिंग है ना, जो टीचिंग है वो क्या है, आवश्यक है हमारे लिए, लेकिन जो टीचिंग है वो पर्याप्त नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ हमें कमियां देखने को मिल जाती है ना। अब देखिए चौथा जो डी ऑप्शन है वो अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यता सीखते हैं। देखिए आप पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि वो ज़रूर सीखे, है ना। तो अनिवार्यता होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और नहीं वाला पूछा है मतलब कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही दिया हुआ है कि अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यता सीखते ही हैं। यह कथन अध्यापन के विषय में सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी अध्यापन बच्चों की आवश्यकता, अभिक्षमता, योग्यता, रुचि, मनोवृत्ति के अनुरूप न होने के कारण वे सीख नहीं पाते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न है जायस और मार्सवेल, दो मनोवैज्ञानिक है जायस और मार्सवेल ने 1980 में विभिन्न उपलब्ध अध्यापन प्रतिरूपों के 4 स्पष्ट वर्गों में बांटा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उन वर्गों में से एक नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए उसमें व्यक्तिक वर्ग है, व्यवहारिक रूपांतरण है और सूचना प्रक्रमण है। उसमें उदार अधिगम वर्ग नहीं है। क्या नहीं है उसमें, उदार अधिगम वर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए ये है ब्रूस आर यानी कि जॉयस और मार्सवेल ने 1980 में जो मॉडल ऑफ टीचिंग दिया था उसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए सबसे पहले अंतःक्रिया की प्रक्रिया होती है, फिर उस अंतःक्रिया प्रक्रिया के बाद में सूचना प्रक्रमण वर्ग होता है, व्यक्तिक वर्ग होता है, फिर व्यवहार का रूपांतरण कर पाता है बालक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा चौथा नंबर प्रश्न। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है,
यदि कूट निम्न प्रकार दिए हो, देखिए एक कूट दिया हुआ है, निम्न प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें ज्ञान है, समझ है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है और ज्ञानात्मक। अब पूछा जा रहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। तो देखिए ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले आता है ज्ञान, उसके बाद में आता है समझ। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, समझ जाता है, फिर समझने के बाद में वो क्या करता है, उसको अप्लाई करता है, यानी कि उसका अनुप्रयोग करता है। अनुप्रयोग करने के बाद में क्या करता है वो विश्लेषण, और विश्लेषण के बाद में संश्लेषण, फिर लास्ट में क्या करता है वो मूल्यांकन करता है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 2017 का ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो ज्ञानात्मक है, ब्लूम का जो वर्गीकरण है, सबसे पहले ज्ञान यानी कि नॉलेज, फिर होता है बोध जिसे हम कंप्रीहेंशन कहते हैं, अनुप्रयोग एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन कराया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 5वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। यानी कि जो हर्बर्ट है, देखिए टीचिंग लेवल 3 लोगों ने दिया है ना, एक तो हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने और हंट ने। तो हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षण के जो पद हैं, है ना, उसमें क्या क्या शामिल है और क्या नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण करती है। ठीक है, तुलना का संक्षिप्तीकरण ये भी करते हैं। ठीक है, उसका सामान्यीकरण भी किया जाता है, लेकिन उसमें आकलन और मूल्यांकन नहीं किया जाता है। आकलन और मूल्यांकन किस में किया जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए हर्बर्ट ने स्मृति स्तर दिया हुआ है, सबसे लोएस्ट स्तर। इससे पहले वाले क्लास में बहुत सारे हमने इसके प्रश्न किए हुए हैं ना। तो देखिए हर्बर्ट के जो सबसे पहला है वो होता है प्लानिंग सबसे पहले प्लान करते हैं, है ना, बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, हम उसके विषय वस्तु के बारे में हम क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम स्पष्टता लाते हैं, उसको रिलेट करके पढ़ाते हैं, यानी तुलना करते हुए पढ़ाते हैं। फिर जब हम तुलना कर लेते हैं, फिर उन सभी भागों को जोड़कर एक सामान्य अर्थ निकालते हैं ना। फिर अर्थ निकाल लेने के बाद में हम क्या करते हैं, उस अर्थ का किसी दूसरे परिस्थिति में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न है, ब्लूम के अनुक्रम में कौशल खालिश स्थान से जुड़ा है। यानी कि जो कौशल है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है। संज्ञानात्मक डोमेन से, मनोप्रेरणा डोमेन से, प्रभावी डोमेन से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए आप किसी स्किल को कब सीख पाएंगे, जब आप में ज्ञान होगा, है ना। आप उससे प्रभावी रूप से यानी कि उस पर अटैच रहेंगे, यानी कि मतलब कि उसमें इमोशनली भी अटैच रहेंगे, तब होगा, है ना। मनोप्रेरणा यानी कि आप हाथ से काम करेंगे तभी वो चीज़ में दक्ष हो पाएंगे। तो ये सभी जो है वह शामिल होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौशल को केवल साइको डोमेन से नहीं लेना है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ब्लूम के अनुक्रम में कौशल जो है वह किससे जुड़ा है। तो कौशल जो है वह तीनों पक्ष से जुड़ा हुआ है। ठीक है, केवल एक पक्ष से नहीं जुड़ा है। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 7वां प्रश्न, संज्ञानात्मक डोमेन के किस चरण से नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित है। यानी कि देखिए जो संज्ञानात्मक डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, उसमें हमने 6 उप स्तर देखे हैं। कितने उप स्तर, 6 उप स्तर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया लोगों की घटनाओं में कमी आती है। पहला बोल रहा है कि समावेशन, संश्लेषण, लागू करना, विश्लेषण या फिर मूल्यांकन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो है, जो यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है कि क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती, इसका विश्लेषण करें और वो किस स्तर में आता है उसको बताएं। तो देखिए इस चीज़ का आप क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, है ना, कि क्या सच में वो होता है, कम होता है या नहीं होता है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, संश्लेषण विश्लेषण करेंगे। ठीक है,
तो उसका हम क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, ठीक है, विश्लेषण नहीं करेंगे। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला है हमारा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि प्रभावी डोमेन मतलब कि अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं ना। प्रभावी डोमेन में खालिश स्थान के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। अंकन, आयोजन, निरूपण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रभावी डोमेन है यानी कि अफेक्टिव डोमेन है उसमें अंकन नहीं आता है, ना ही निरूपण आता है और ना ही आयोजन आता है, ठीक है। तो ये सभी नहीं आते हैं, तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला एक बड़ा सा प्रश्न है। देखिए 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि सुश्री शैलजा जो कक्षा 5 की अध्यापिका है अपने विद्यार्थियों से शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती है। उसने उसके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो यानी कि यहाँ पर मतलब अच्छा होना चाहिए, है ना, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचारों में वह दृढ़ है, परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय ले लेती है। उसका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करे तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती है जो उचित हो, परंतु बच्चे अमानित अनुभव न करे, ठीक है। यानी कि बच्चे जो है मतलब वो जो शिक्षिका है वो दंड तो देना चाहती है, लेकिन बच्चे को क्या नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो है वह ज़्यादा निराश नहीं होने चाहिए उस दंड से, है ना, ये बोल रही है। अब ये जो है वह किस में आएगा, तो देखिए सत्तावादी में, तो देखिए सत्तावादी नहीं है, अगर सत्तावादी होती तो वो कठोर दंड देती, है ना। प्रामाणिक, तो देखिए प्रामाणिक भी नहीं है, वो क्या बोल रही है, वो खुद से दंड देना चाहती है ना, न कि वो ऊपर से जो दंड होते हैं वैसे ही नहीं देना चाहती है ना, मतलब खुद से ऐसे दंड देना चाहती है जो उसके बच्चे के अकॉर्डिंग ही हो, उन्मुक्त हो। कैसा हो, उन्मुक्त हो, है ना, मतलब कि दंड कैसा हो, उन्मुक्त हो, सीखने वाला हो, ये बोला जा रहा है, अहस्तक्षेप नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। कैसा होना चाहिए बोल रहा है, उन्मुक्त होना चाहिए बोल रहा है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला है हमारा 10वां प्रश्न। उद्देश्य बोला जा रहा है, उद्देश्य इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। तो देखिए इकाई पूर्ण करना, ठीक है, इकाई पूर्ण होने पर शिक्षार्थी जो है क्या करता है, कहानी की मुख्य घटनाओं का व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे, यानी कि अपने समझ का वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ अपने समझ बना सकते हैं ना। बच्चा क्या बना सकते हैं, ये बोल रहा है समझ बनाने के लिए बोल रहा है। तो ये जो है कॉग्निटिव डोमेन के किससे संबंधित है ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर घटना का बच्चा क्या कर रहा है, शुद्ध रूप को संक्षिप्त कर रहा है, यानी कि अपनी समझ के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, उसको प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समझ स्तर। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अध्यापन के यानी कि जो टीचिंग कार्य है उसके एक पक्ष के रूप में उद्देश्य जो है वह संबंधित नहीं है, यानी कि उस उद्देश्य को फुलफिल नहीं करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए क्या होता है, उद्देश्य तात्कालिक तथा प्राप्य होते हैं। जो उद्देश्य है वो कैसे होते हैं, तात्कालिक और प्राप्य, है ना, प्राप्त करने वाले उद्देश्य होते हैं, ये सही है। उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते नहीं,
उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, व्यापक नहीं होते, छोटे होते हैं। उद्देश्य को छोटा बनाया जाता है लेकिन विशिष्ट बनाया जाता है, यूनिक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भित प्रदान करते हैं, तो ये बात भी सही है। उद्देश्य संभावित ऑप्शन डी है, उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साध्य बिंदु होते हैं, तो ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है, तो जो नहीं है वो पूछा गया था, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें, आंसर मिलेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न बोल रहा है कि उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन करना, है ना, यानी कि भविष्य के कथन करना, तैयारी करना, संबंध बनाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि ये जो सभी काम है वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर किसी व्यवहार, मतलब कि कोई बालक है, अपने व्यवहार को में परिवर्तन लाना है, तो क्या करेगा, किसी अपने परिवर्तन लाने के लिए अपने व्यवहार का दूसरे व्यवहार में प्रयोग करेगा। गणना करेगा, मतलब कि गणना से अभ्यास करेगा, अनुप्रयोग करते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें अनुप्रयोग मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला है 13 नंबर प्रश्न। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ने के बाद एक शिक्षक ने 2 प्रश्न किए। देखिए यहाँ पर एक कक्षा 5 का एक विद्यार्थी को, है ना, टीचर जो है वह 2 प्रश्न पूछ रहा है। क्या क्या पूछ रहा है कि वर्ग की क्या परिभाषा है, ये पूछा। दूसरा पूछ रहा है कि एक वर्ग की रचना करो। ठीक है, यह बताइए कि ये प्रश्न ज्ञानात्मक विकास के किस स्तर, मतलब कि स्तर से संबंधित है, कौन से स्तर से संबंधित है, ये हमें बताना है। जो टीचर प्रश्न पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है और एक डायग्राम को बनाने के लिए बोल रहा है, ये किस स्तर के लिए बोल रहा है। ज्ञान तथा ज्ञान का प्रयोग है, समझ तथा ज्ञान का प्रयोग है, समझ तथा संश्लेषण है, ज्ञान तथा संश्लेषण। तो देखिए सबसे पहले परिभाषा बताना किस में आता है, ज्ञान में आता है, तो ज्ञान होगा। ठीक है, और ज्ञान होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एक वर्ग की रचना करना। तो वर्ग की रचना कब कर पाएगा, जब बच्चा पहले से ही वर्ग के बारे में जान रहा है, तो वो एक वर्ग बनाएगा, मतलब कि उसका अनुप्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, संश्लेषण नहीं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ऑप्शन एक ही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे एक और बड़ा सा प्रश्न है। देखिए, चलिए दिख जाएगा। श्रीमती कपूर जो कक्षा 3 की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय आने में आनंद का अनुभव करें। इसके लिए उसकी बच्चों से कुछ शैक्षिक और आचार संबंधी अपेक्षाएं भी है। यह बच्चों को स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता देना चाहती है, देने के महत्व को समझती है। बच्चे से अन्योन्य क्रिया करते समय वह एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती है। वह बच्चे के स्नेह तथा हार्दिक प्रदर्शित करती है। वह यह भी जानती है कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ भी उठा लेते हैं, तथापि उसका विश्वास है कि मतलब कि अंततोगत्वा, यानी कि अंततोगत्वा कहने का मतलब है कि अंततः, है ना, अपने अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे। बच्चे जो है वह लास्ट में अपने अधिगम और आचार का विकास जो है वह स्वयं कर लेंगे, ये बोल रही है। श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही है। अब जो श्रीमती कपूर है वो क्या करना चाह रही है, प्रामाणिक करना चाह रही है, उन्मुक्त देना चाह रही है, सत्तावादी या फिर लोकतांत्रिक। तो देखिए ऐसे ही प्रश्न हमने ऊपर देखे थे, तो यहाँ पर क्या करना चाह रही है, उन्मुक्त करना चाहती है, उसको फ्रीडम देना चाहती है, बच्चों को स्वतंत्रता देना चाह रही है ना, ताकि बच्चे जो है वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करे
और मैं वहाँ पर क्या रहूँ बोल रही है श्रीमती कपूर, फैसिलिटर की भूमिका में रहूँ बोल रही है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमें बी मिल गया है। आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा 15 नंबर प्रश्न। कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों के से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है। यानी कि एक स्टूडेंट है जो कि निबंध लिख रहा है ना, सृजनात्मक कार्य कर रहा है, मतलब कि वो हर काम को कर लेता है जिससे उसके समस्या समाधान हल हो सके, है ना। तो वो बच्चा जो है वह किस स्तर का है ये पूछा जा रहा है। समझ या बोध स्तर का है, विश्लेषण स्तर का है, अनुप्रयोग स्तर का है या फिर संश्लेषण स्तर का है। तो देखिए वो सबसे उच्च स्तर में है। कहाँ कौन सी स्तर में है? सबसे उच्च स्तर में। सबसे निम्न में नहीं होगा। अनुप्रयोग तो वो कर नहीं रहा है ना। विश्लेषण स्तर में है लेकिन उससे भी अधिक स्तर पर है संश्लेषण स्तर पर, है ना। वो उन सभी समस्याओं का क्या करता है, एक लघु कथन बनाता है, सृजन करता है, क्रिएट करता है ना। और क्रिएट किस में आता है? संश्लेषण में आता है। ठीक है, यानी कि विभिन्न ज्ञानों को जब हम जोड़ करके कुछ नया बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? हमारा संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर अब देखिए 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सबसे व्यापक है? उद्देश्य, लक्ष्य, विशिष्ट उद्देश्य या फिर अनुदेशन उद्देश्य। 16 नंबर प्रश्न में जो उद्देश्य होता है वो छोटा होता है, व्यापक नहीं होता है ना। विशिष्ट उद्देश्य छोटा ही होगा, उद्देश्य छोटा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या मिल गया हमें? लक्ष्य। यानी कि जो उद्देश्य होता है वो छोटा होता है, विशिष्ट होता है और सुव्यवस्थित एक छोटे से होते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न। सीखने के उद्देश्यों के सर्वोच्च पायदान पर है। यानी कि जो सीखने का उद्देश्य है उसमें सबसे ऊपर कौन से स्तर है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे ऊपर में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। ठीक है, ब्लूम के सबसे ऊपर में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। सबसे नीचे में क्या होता है? बोध होता है। दूसरे नंबर पे होता है समझ, तीसरे पे प्रयोग, है ना, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर आता है हमारा लास्ट में मूल्यांकन। चलिए देखिए, इससे ब्लूम से प्रश्न तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पास B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र नहीं है ये पूछा जा रहा है। ब्लूम ने 3 प्रकार के क्या बताए हैं? ज्ञान क्षेत्र बताए हैं, है ना। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। प्रतिक्रियात्मक नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है वही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा 19 नंबर प्रश्न। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम संबंध होना चाहिए? यानी कि आप प्रभावी शिक्षण कराना चाह रहे हैं, आप अपने प्रभाव को बच्चे में लाना चाह रहे हैं, तो आप बच्चे से क्या क्या कराएंगे? रटने को कहेंगे क्या? तो देखिए रटना जो है वह निगेटिव पॉइंट है ना। तो रटना तो हम नहीं कराएंगे उसको। ठीक है, उसको वाद विवाद से, तो देखिए आप बच्चे को रटवाने वाला कार्य तो नहीं कराएंगे, है ना। मतलब रटना क्या हो जाता है? रोट लर्निंग कराना बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाता है ना। और हमारा जो NEP 2020 वो क्या कहता है कि हम रटने के बजाय हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की ओर हम बच्चे को ले जाएं, है ना, ये बोल रहा है। तो ये तो नहीं होगा। वाद विवाद से, वाद विवाद कहने का मतलब है आप ऐसे ऐसे प्रतियोगिता का आयोजन करें जहाँ पर बच्चे जो है वह एक दूसरे के बातों को समझे, है ना, एक दूसरे को किसी विषय पर रिलेट करके एक दूसरे से प्रश्न पूछते रहे, है ना। तो ये होता है वाद विवाद। तो ऐसा हमें कराना चाहिए।
समस्या समाधान भी कराएंगे, उनको गृह कार्य भी हम देंगे, है ना। तो कौन सा नहीं है, तो रटने से। तो देखिए प्रभावी जो शिक्षण है वो रटने से नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा 20 नंबर प्रश्न, आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय है शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षा देने की क्षमता रखना, या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए 20वां प्रश्न क्या है, यहाँ यहाँ पर बोला जा रहा है कि शिक्षण अभिक्षमता यानी कि शिक्षण की हमें जो अभिक्षमता है, रुचि है, जो भी हम कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, तो शिक्षण देने की तीव्र इच्छा तो होनी चाहिए, है ना। एक टीचर को टीचिंग करने की, है ना, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षण के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, शिक्षा देने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, है ना। वो जो योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी एक टीचर में होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खालिश स्थान का विकास करना। तो देखिए शिक्षा में हम, शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, हम व्यक्ति के किस चीज़ का विकास करते हैं, ज्ञान का विकास करते हैं, शरीर का, व्यक्तित्व का, या फिर बुद्धिमत्ता का। तो देखिए हम क्या करते हैं, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के उन सारे व्यवहारों में परिवर्तन करते हैं ना। और एक व्यवहार में परिवर्तन करते हैं मतलब क्या हो गया, हमारा व्यक्तित्व में परिवर्तन करना, ठीक है। तो हम उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। व्यक्तित्व में वो सभी पक्ष आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, है ना, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, सभी पक्ष आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा, अगला है 22 नंबर प्रश्न। एक विद्यार्थी उनके साथियों के साथ बर्ताव में आक्रमणशील है और यह स्कूल के नियमों के अनुरूप नहीं है। इस विद्यार्थी को इस मद की ज़रूरत है। मतलब कि ऐसे एक विद्यार्थी है जो अपने ग्रुप में या अपने साथियों में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, मतलब भड़क जाता है, लड़ने लग जाता है ना। तो ऐसे विद्यार्थी के लिए हम क्या कर सकते हैं, उच्चतर प्रणाली की सोच निपुणता दे सकते हैं उसको, संज्ञानात्मक क्षेत्र दे सकते हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक प्रेरक दे सकते हैं, या फिर भावात्मक क्षेत्र। तो देखिए सबसे पहले तो हम उस बच्चे को अपने भाव से जोड़ेंगे और समझाएंगे, है ना, कि ऐसा करना जो है वह गलत है, ठीक है। उसको उन परिणामों के बारे में बताएंगे कि ऐसा करने पर आपको क्या हो सकता है ना। तो उसको उसके भावात्मक पक्ष से हम जोड़ करके उसको समझाएंगे और क्या करेंगे, आक्रमणशीलता से उस बच्चे को दूर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारा 23 नंबर प्रश्न। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को दी गई संख्याओं के समूह में से पूर्ण वर्ग संख्याओं पर गोला करने को कहती है। इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य होगा। यानी कि एक अध्यापिका है जो क्या कर रही है कि जो पूर्ण वर्ग वाले नंबर्स हैं, है ना, उस पर गोला करने के लिए कह रही है, ठीक है। तो अध्यापिका कौन से कौशल का विकास करे, ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, या फिर अवबोधात्मक। तो देखिए 23 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञान से नहीं रिलेट कर रही है, ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं है, अनुप्रयोगात्मक, उसको अनुप्रयोग वाले कार्य भी नहीं करा रही है, बल्कि उसको क्या करा रही है कि उस जो देखी हुई पहले से जो वस्तु है ना, जो नंबर्स पहले से देखे हुए हैं उसमें से जो पूर्ण वर्ग वाले नंबर है उसी को वो गोला करने के लिए कह रहे हैं। मतलब कि अपने अवबोधात्मक पक्ष से वो देखेंगे बच्चे और उन सभी चीज़ों को पहचानेंगे जो कि पूर्ण वर्ग है और उसमें गोला घेर लेंगे, है ना। तो उसके अवबोध स्तर पर, ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंशन करा रही है। ज्ञानात्मक पक्ष के किसके अंदर, कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला है हमारा 24 नंबर प्रश्न। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है,
कौशलात्मक उद्देश्य जो स्किल ऑब्जेक्टिव है के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। गणना कर सकेंगे, निष्कर्ष निकाल सकेंगे, गणितीय आकृतियां बना सकेंगे, समस्या समाधान कर सकेंगे। विशिष्ट उदाहरण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विशिष्ट स्किल ऑब्जेक्टिव की बात में है ना, विशिष्ट उदाहरण है गणना कर सकेंगे, ये नहीं है। निष्कर्ष निकाल सकेंगे, देखिए निष्कर्ष तो तब निकालेंगे जब कुछ काम करेंगे, है ना। तो गणितीय आकृतियां बना सकेंगे, इस पर जोर दिया जा रहा है ना। समस्या समाधान यहाँ पर नहीं कराया जा रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 25 नंबर प्रश्न। निजी क्षेत्र उद्योग के उदाहरण दीजिए। निजी क्षेत्र उद्योग के उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न उद्देश्य पर आधारित है, खाली से स्थान उद्देश्य पर आधारित। मतलब कि आप एक टीचर है और बच्चे से पूछ रहे हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योग जो है उसके बारे, उसका जो कितने हैं, मतलब मान के चलिए कि आपके जो क्षेत्र है एक जिला है ना। तो जिला में जो निजी उद्योग क्षेत्र है तो कौन कौन से हैं, इस प्रकार से प्रश्न शिक्षिका जो है वह पूछ रही है। तो बच्चे का क्या कराना चाह रही है, ज्ञान का विकास, कौशल, अवबोध या फिर ज्ञान का उपयोग। तो यहाँ पर क्या करा रही है, कॉम्प्रिहेंशन करा रही है। उस ज्ञान के जो नए ज्ञान, जो पुराने ज्ञान उसमें छिपे हुए हैं, उस नए ज्ञान को मतलब कि उस पुराने ज्ञान को उजागर करने की बात हो रही है ना, ठीक है। चलिए देखिए, अगला है हमारा 26 नंबर प्रश्न। कोई प्रशिक्षार्थी शिक्षक एक अनुदेशात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखती है, विद्यार्थी खरीफ और रबी फसलों में अंतर कर सकेंगे। यह उद्देश्य जिस क्षेत्र में आता है वह है। देखिए ऐसा एक अध्यापिका कह रही है ना कि विद्यार्थी जो है वह खरीफ और रबी फसल में अंतर कर सकेंगे, यानी कि यहाँ पर बच्चे जो है वह अंतर कर पा रहे हैं। तो किस स्तर में होगा, मनोक्रियात्मक, अभिभावात्मक, संज्ञानात्मक या फिर कौशलात्मक क्षेत्र है। तो देखिए ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और किस में आएगा, एप्लीकेशन में, है ना। यहाँ पर तुलना करने की बात हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन या फिर एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है 27 नंबर प्रश्न। यदि बालक अपने विज्ञान संबंधी प्रयोग में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता कर लेता है तो बालक द्वारा प्राप्त उद्देश्य है ज्ञानात्मक, अभिभावात्मक, मनोक्रियात्मक, कौशलात्मक। तो ये किस पक्ष से संबंधित है, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा 28 नंबर प्रश्न। एक अध्यापक विद्यार्थी को दी गई संख्याओं में से पूर्ण घन संख्या छांटने को कहता है, इस क्रिया द्वारा प्राप्त उद्देश्य होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमने ऊपर भी किए हुए हैं। तो ये किस में आएगा, अवबोधात्मक स्तर में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 29 नंबर प्रश्न। यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई है तो बालक उस त्रिभुज की तीसरी भुजा की गणना कर सकता है। उपर्युक्त प्रदर्शित व्यवहारगत परिवर्तन संबंधित है, यानी कि बच्चे को हम दो भुजा का मान दे देते हैं तो तीसरी भुजा का मान वो स्वयं से निकाल सकते हैं। तो वो किस स्तर पर है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक यानी कि एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, कौशलात्मक उद्देश्य या फिर दृष्टिकोण उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो है वह जो पिछले ज्ञान है उसका क्या कर पाएंगे, अनुप्रयोग कर पाएंगे, है ना। जो पिछले ज्ञान होंगे, जो समकोण त्रिभुज का बना होगा उसका यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और प्रयोग कर करके क्या निकालेंगे, निष्कर्ष को यानी कि रिजल्ट को निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 30 नंबर प्रश्न। अवबोधात्मक यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है ना, के विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन का उदाहरण है, स्पेसिफिकेशन, विशिष्टीकरण, ठीक है। तो देखिए वर्गीकरण कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो अवबोधात्मक स्तर है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या क्या करते हैं बच्चे जो है वह समस्या की पहचान करते हैं,
समस्या में अंतर करते हैं, अंतर करने के बाद में क्या करते हैं, उस समस्या का वर्गीकरण करते हैं ना, तो ये सभी जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो अवबोधात्मक स्तर है इसमें क्या क्या आता है, अंतर करना, समानता लागू करना, वर्गीकरण, तुलना करना, त्रुटि पता कर सुधार करना, सही मिलान करना, स्पष्ट करना, विवरण देना, ठीक है, ये सभी। अब देखिए अगला है 31 नंबर प्रश्न। एक शिक्षक प्रशिक्षार्थी एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है, कौशल क्षेत्र में, संश्लेषण में, बोधन में या फिर विश्लेषण में। तो देखिए यही क्या है, बोधन में आएगा, बोध स्तर में आएगा। चलिए आगे देखिए अगला है हमारा 32 नंबर प्रश्न। देखिए प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों या फिर प्राप्त उद्देश्य जो कि ब्लूम के टेक्सोनॉमी के अंतर्गत है ना, का वर्गीकरण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। प्रदत्त यानी कि टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन एम्स ऑब्जेक्टिव का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, तो ब्लूम के वर्गीकरण कहलाते हैं। किसके वर्गीकरण कहलाते हैं, टेक्सोनॉमी जो है वह ब्लूम का वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला है हमारा 33 नंबर प्रश्न। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, उचित पर्यावरण, छात्र की जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी कि जिज्ञासा प्रवृत्ति, पारंगत यानी कि सीखा हुआ शिक्षक या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए वर्गखंड यानी कि शिक्षा के लिए हमें क्या क्या आवश्यक होते हैं, तो उचित वातावरण की आवश्यकता होती है, छात्र की जिज्ञासा की आवश्यकता होती है ना, जब तक जिज्ञासु छात्र नहीं मिलेंगे वो सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। और सीखा हुआ टीचर चाहिए यानी कि वेल टीचर चाहिए हमें, ठीक है। तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वर्गखंड में कैसे टीचर चाहिए हमें, मतलब कि वर्गखंड यानी कि प्रभावी शिक्षा करेंगे तो क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, इनरिचमेंट इन्वायरमेंट की आवश्यकता होगी, है ना, छात्र की जिज्ञासा की आवश्यकता होगी, सीखा हुआ शिक्षक चाहिए, है ना, पारंगत शिक्षक चाहिए, उसकी शिक्षण सामग्री चाहिए, रोचक शिक्षण विधियां होनी चाहिए, रचनात्मक कक्षा बनाएंगे, ठीक है। तो ये सभी। अब देखिए अगला प्रश्न 34 नंबर। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तालीम का यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी जो है वह किसके द्वारा दिया गया है। देखिए 34 नंबर प्रश्न। तो तालीम की जो ज्ञानात्मक सिद्धांत है इसको किसने दिया हुआ है, तो N.L. गेज के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या कहा था कि जो ज्ञान है ना, उसको कैसा होना चाहिए, व्यवहार परिवर्तन की ओर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, व्यवहार परिवर्तन की ओर होना चाहिए, ये कहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक बार हम इसको देख लेते हैं। तालीम का ज्ञानात्मक सिद्धांत गेज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत अध्यापकों से अपेक्षा करता है कि वे विद्यार्थी के संज्ञानात्मक योग्यता एवं अभिक्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संज्ञानात्मक अधिगम के प्रक्रियाकरण तथा सोचने समझने तथा समाधान की स्वतंत्रता आदि से अनुप्रेरित करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। अब देखिए तालीम शिक्षण का कौन सा स्तर नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तालीम शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है ये हमें बताना है। तो यहाँ पास याददाश्त स्तर है, समझ स्तर है, चिंतन स्तर है, ठीक है, यानी कि मेमोरी लेवल है, और समझ स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, चिंतन स्तर है यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल है, लेकिन असमानता स्तर नहीं है, ठीक है।
चलिए देखिए, यहाँ पर तो दिया भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गेज का 3 स्तर होता है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं, एक तो याददाश्त यानी कि स्मृति स्तर देखते हैं, समझ स्तर देखते हैं और चिंतन स्तर देखते हैं, है ना। चलिए अगला है हमारा 36 नंबर प्रश्न। सत्तावादी स्तर का तालीम है। सत्तावादी यानी कि अध्यापक यहाँ पर क्या करता है, ज्ञान को बच्चे में थोपता है ना। तो सत्तावादी कहने का मतलब ही वही है कि जो टीचर होता है वो अपनी सत्ता निभाता है और बच्चे को मैं जो चाहता हूँ वो करने के लिए कहता है, यानी कि यहाँ पर अध्यापक केंद्रित शिक्षा होता है। कैसा शिक्षा होता है, अध्यापक केंद्रित होता है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड होता है हमारा सत्तावादी। चलिए अगला है 37 नंबर प्रश्न। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या है, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थी के चरित्र का विकास, उचित काम में नियुक्त होना। तो देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है उसका हम क्या करते हैं, तो देखिए हम जब टीचर बन जाएंगे तो हम जो बच्चे होंगे उसके व्यवहार में क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे। कैसा परिवर्तन लाएंगे, तो उचित दिशा में परिवर्तन लाएंगे, है ना। कैसी दिशा में परिवर्तन लाएंगे, उचित दिशा में परिवर्तन लाएंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी के व्यवहार का इच्छित दिशा में परिवर्तन लाना है, ठीक है। यहाँ पर दो बी ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तो करना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है, अध्यापन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है ना। हम अध्यापन क्यों कराएंगे बच्चे को, तो हम अध्यापन इसलिए कराते हैं क्योंकि हम विद्यार्थी को एक दिशा में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, इस वजह से। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला है कूट वाला प्रश्न। प्रभावी शिक्षण के मानक हैं, यानी कि प्रभावी शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है 38 नंबर प्रश्न में, ठीक है। संयुक्त उत्पाद गतिविधि होनी चाहिए। संयुक्त उत्पाद यानी कि सभी चीज़ों को जोड़कर पढ़ाना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन होनी चाहिए, मतलब कि देखिए भाषा का विकास तो करेंगे लेकिन प्रसंगाधीन नहीं करेंगे, है ना, तो ये भी गलत हो गया। चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप कराएंगे, तो देखिए ये मानक के अंतर्गत नहीं आता है ये भी, ठीक है। तो मानक के अंतर्गत ये भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर संयुक्त उत्पाद हम नहीं पढ़ाएंगे। चलिए इसका आंसर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रभावी शिक्षण के मानक निम्न हैं। व्यक्तिक उत्पाद कराना है, संयुक्त नहीं कराना है। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना है। चुनौतीपूर्ण गतिविधि एवं सहयोग वार्तालाप देना है, ठीक है। स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलनता बैठाना है। विद्यार्थी की संस्कृति पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान देना है, यानी कि उसको हमें क्या करना है, एक समाज से जोड़ करके पढ़ाना है, ठीक है। ये हमारा शिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए अगला है हमारा 39 नंबर प्रश्न। देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या है, व्यवहार का क्रियात्मक पहलू खाली से स्थान आता है। अधिगम के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्गत, अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत, अधिगम के प्रभावशील क्षेत्र के अंतर्गत, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो क्रियात्मक है ना, क्रियात्मक यानी कि कोई भी चीज को हम कर रहे हैं, है ना। अपने हैंड स्टेज की बात कर रहे हैं, तो हैंड स्टेज जो है वह किस में आता है, तो देखिए हैंड स्टेज जो है वह किस में आता है, साइकोमोटर, और उसको हम क्या बोलते हैं, मनोसंचालन क्षेत्र। और यहाँ पर मनोसंचालन क्षेत्र नहीं दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र देखिए साइकोलॉजी में तो नहीं आएगा, है ना, साइकोमोटर में आता है। कॉग्निटिव में नहीं आता है, कॉग्निटिव डोमेन में। ये किस में आता है, हमारा साइकोमोटर डोमेन में आता है। प्रभावशील यानी कि अफेक्टिव डोमेन, इसमें भी नहीं आएगा। तो इन तीनों में से किसी में भी नहीं आएगा। ये आता है हमारा साइकोमोटर डोमेन में। किस में आता है, साइकोमोटर डोमेन यानी कि क्रियात्मक क्षेत्र में आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन ही दिया गया है।
चलिए अगला है हमारा 40 नंबर प्रश्न। देखिए, सिनेमा क्लिप देखने के बाद कक्षा में छात्रों के अधिगम को सुनिश्चित करने की उपयुक्त विधि है। देखिए, हम सिनेमा दिखा रहे हैं बच्चे को, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उन छात्रों को अधिगम के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। अब मतलब कि हम उसको अधिगम करा रहे हैं, तो ये क्या है, प्रयोगशाला कार्य है, कक्षा वार्तालाप है, अधिन्यास लिखना है या फिर परियोजना कार्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा रहे हैं हम, जिस चीज़ को बच्चा देख चुका है उस चीज़ के बारे में हम क्या करा रहे हैं, उसको लिखने के लिए बोल रहे हैं ना। यानी कि हम एक बच्चे को क्या कहें, सबसे पहले फिल्म दिखाएं और फिल्म के बारे में आप बोल रहे हैं कि बच्चे को आपने जो जो देखा है उस चीज़ों को रिफ्लेक्ट कीजिए, है ना। तो हम उसको क्या करा रहे हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग करा रहे हैं, अधिन्यास लिखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। परियोजना कार्य तो नहीं है, परियोजना कार्य प्रयोगशाला में होता है, तो प्रयोगशाला कार्य भी नहीं है। कक्षा में हम वार्तालाप करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण को एक विधि के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थी में खाली स्थान को बढ़ावा देता है। तो देखिए, खोजपूर्ण सर्वेक्षण है ना, तो किस चीज को बढ़ाएगा, अनुसंधान कौशल, चिंता, जिज्ञासा या फिर अन्वेषण कौशल। तो यहाँ पास जो बच्चा है कक्षा में खोजपूर्ण सर्वेक्षण करा रहे हैं ना, तो इसमें हम किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पास क्या बोल रहा है कि खोजपूर्ण सर्वेक्षण की एक विधि है के रूप में इस्तेमाल करना शिक्षार्थी में क्या जगाएगा। तो शिक्षार्थी में जगाएगा वो जिज्ञासा को, ठीक है। चिंता को नहीं जगाएगा, अन्वेषण कौशल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम उस विधि का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें शिक्षार्थी में क्या आने चाहिए, जिज्ञासा आने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासा हो जाएगा। अब देखिए अगला है हमारा 46 नंबर प्रश्न। कुछ प्रश्न कट चुके हैं। देखिए 46 नंबर प्रश्न, प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने से अभिप्राय क्या है। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करना और शैक्षिक प्रक्रिया में उनका उपयोग करना। बी है जीवन में कृत्रिम के बजाय प्राकृतिक की ओर अभिमुख होना। सी है प्राचीन काल के आश्रम पद्धति की भांति प्रकृति की गोद में शैक्षिक संस्था स्थापित करना। तो ये तो सरासर गलत है, ठीक है। मानव विकास में प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षा देना, तो ये क्या है हमारा 100% सही है। ये भी सही है लेकिन उतना सही नहीं है जितना कि डी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री प्रयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि क्या कहलाएगी। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत है, ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि खोज विधि के अंतर्गत है, समस्या समाधान करा रहा है या फिर प्रोजेक्ट विधि करा रहा है, हमें बताना है इसमें से कौन है। तो देखिए यहाँ पर क्या करा रहे हैं हम लोग बच्चे को, तो यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं बच्चे को कि हम एक प्रश्न बनाए हैं ना, उसके माध्यम से बच्चे को पुस्तक और अन्य सामग्री प्रयोग में लाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब वहाँ पर हम क्या कराएंगे, बच्चे को खोज कराने वाले हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं ना, तो वो ह्यूरिस्टिक विधि के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला है हमारा 48 नंबर प्रश्न। देखिए 48 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली, जो डाल्टन मेथड है, खाली स्थान के द्वारा विकसित किया गया है। मारिया मांटेसरी मारिया पद्धति की विकास की है ना, तो ये तो नहीं है। जॉन डेवे ये भी नहीं है, ठीक है। रेमंड ये भी नहीं है, कौन है, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट है, ठीक है। आगे देखिए
42 नंबर प्रश्न अब आ रहा है ना। चलिए देखिए 42 नंबर प्रश्न, सभी बच्चों में एक जैसा उत्तर प्राप्त करने पर जोर देने के क्या विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। अब देखिए कोई भी जो है वह सभी बच्चों को हम एक जैसे उत्तर नहीं ला सकते है ना, ये तो संभव नहीं है। और ऐसे चीज़ में यदि हम जोर दे रहे हैं तो हम क्या कराना चाह रहे हैं, यह बच्चों को एक दूसरे से नकल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, यह बच्चों को शिक्षक की बात सुनने के प्रति प्रोत्साहित करेगा, बच्चे कक्षा में बोलने से हिचकिचाएंगे, या फिर बच्चों की अपनी समझ और कल्पना के विकास में बाधा पड़ेगी। तो देखिए इसमें से कौन सा जो है वह सबसे ज़्यादा इसमें स्पष्टीकरण कर रहा है कि हम बच्चे को यदि सभी को एक समान लाने के लिए जोर देंगे तो बच्चे में क्या हो जाएगी, उसकी कल्पना का विकास नहीं हो पाएगा, समझ का विकास नहीं हो पाएगा, है ना, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 43 नंबर प्रश्न, शिक्षण के अन्वेषण दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण परिणाम खाली स्थान होता है, हेर फेर, संकल्पनात्मक समझ, प्रबलन या फिर रटना। तो देखिए रोट लर्निंग तो आएगा ही नहीं, ये तो पहले से कट गया। ठीक है, प्रबलन हम करा नहीं रहे, हेर फेर हम नहीं करा रहे, हम क्या करा रहे हैं, उसमें समझ का विकास कर रहे हैं ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समझ का विकास कर रहे हैं अन्वेषण दृष्टिकोण के माध्यम से। चलिए अगला है हमारा 44 नंबर प्रश्न, अन्वेषण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र खुद को खाली स्थान मानता है। यानी कि जो अन्वेषण अधिगम है, खोजपूर्ण अधिगम है ना, उसमें बच्चा जो है वह खुद को क्या मानता है, खोजकर्ता मानता है, सुविधा प्रदाता मानता है, शिक्षक मानता है या फिर वैज्ञानिक मानता है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बच्चे को किसी प्रयोगशाला में अन्वेषण अधिगम के लिए ले जाते हैं तो बच्चा जो है वह खुद को क्या समझने लग जाता है, वैज्ञानिक समझने लग जाता है। क्या समझने लग जाता है, वैज्ञानिक समझने लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि व्याख्या विधि है किस स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त होगी, अभिरुचि के विकास और पाठ्यक्रम सामग्री में संपूरक के रूप में, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप प्रतिपादन करना हो। तीसरा क्या बोल रहा है कि जब विवादास्पद दिया है, विषयों को पढ़ाना हो, या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ है उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो हम व्याख्या विधि का प्रयोग किस रूप में सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ये पूछ रहा है ना। तो अभिरुचि विकास और पाठ्यक्रम सामग्री के संपूरक के रूप में हम करते हैं। ठीक है, हम व्याख्या विधि को देखिए, व्याख्या विधि कहाँ उपयोगी होता है, तो बड़े कक्षाओं में, है ना, जैसे कि 9वीं से लेकर के 12वीं में, है ना, तो सेकेंडरी स्टेज में उपयोग होगा, उससे उच्च यानी कि हायर एजुकेशन में होगा। ठीक है, व्याख्या विधि किसके द्वारा दिया गया है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास को हम कल करेंगे।